तो पिछले 2 क्लास के अंदर हमने एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल के पाए जाने वाले जो सभी पार्ट्स है, जो सभी भाग है, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज अपना टॉपिक है आंत्रकी औतिकी, हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन। यानी औतिकी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो आहार नाल है, आहार नाल की जो भित्ति होती है वो किन किन लेयरों की बनी होती है, या उसकी भित्ति में कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं। जैसे हम 11th में पढ़े थे कि मनुष्य है जिसमें देह गुहा पाई जाती है और वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। और देह गुहा क्या होती है? हम कहेंगे शरीर की जो भित्ति होती है, देह भित्ति जिसको कहा जाता है, बॉडी वॉल कहा जाता है। और एलिमेंट्री कैनाल होती है, उनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसको देह गुहा कहा जाता है या सीलोम कहा जाता है। तो अब जो आहार नाल स्टार्ट होती है, आहार नाल की जो भित्ति होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी संरचना पाई जाती है। अब इसमें बच्चों एक ध्यान रखना कि यहाँ पर मैं केवल आंत्रकी औतिकी पढ़ा रहा हूँ, केवल आंत की औतिकी। अब आंत के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि ग्रसनी पाई जाती है, ग्रसिका पाई जाती है, आमाशय पाई जाता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, कोलोन, मतलब सारे भाग पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से हम कहेंगे सभी की जो औतिकी होती है वो लगभग समान होती है, लेकिन कुछ चेंजेज होते हैं जो मैं आपको बीच में बता दूंगा। क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, ग्रहणी की औतिकी को समझाइए, कभी आमाशय की औतिकी को समझाइए, और कभी शुद्रांत्र या इलियम की औतिकी को समझाइए। प्रश्न है वो अलग अलग पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत इनकी औतिकी के अंदर अंतर पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं, यानी औतिकी के अंदर हम ये पढ़ेंगे, जैसे हम कहेंगे ये आहार नाल है, तो इसमें आहार नाल के सबसे भारी स्तर से हम नीचे की ओर जाते हैं, यूं अंदर की ओर। जैसे ये है आहार नाल, ये जो भित्ति है इस आहार नाल की, ये जो भित्ति है, इस भित्ति के अंदर पाए जाने वाले सभी स्तरों को हम पढ़ेंगे कि ये सबसे बाहरी स्तर और ये सबसे जो आंतरिक स्तर होता है। तो इधर से अपन इस दिशा के अंदर जाते हैं तो कौन कौन से स्तर आते हैं। तो हम कहेंगे कि आहार नाल का सबसे जो बाहरी स्तर होता है, बाहर की ओर, जिसको अपन क्या कहेंगे, पेरिटोनियम कहा जाता है या सिरोसा कहते हैं। ये है वो इसका सबसे बाहरी स्तर होता है, पेरिटोनियम, या इसको सिरोसा कहा जाता है, सिरोसा। हमने कई बार पढ़ा भी है कि जो जिसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, तो वास्तविक देह गुहा वाले जीवों के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो पेरिटोनियम युक्त होती है, या पेरिटोनियम युक्त उसमें आहार नाल पाई जाती है। यानी इसका जो सबसे भारी स्तर होता है वो पेरिटोनियम से घिरा होता है। और ये जो पेरिटोनियम है यह चपटी उपकलीय कोशिकाओं से निर्मित होता है। इसके बाद में हम कहेंगे, इसके बाद पेरिटोनियम, और पेरिटोनियम के बाद में ये जो स्तर होता है वो मस्कुलर लेयर पाई जाती है, मसल्स या पेशियल लेयर पाई जाती है, जिसमें इसमें भी हम कहेंगे ये 2 प्रकार की होती हैं मस्कुलर लेयर। इसमें सबसे जो बाहर की ओर होती है यह हम कहेंगे अनुदेदेरे या लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर पाई जाती है। और अंदर की ओर है वहाँ पर सर्कुलर मस्कुलर
लेयर पाई जाती है। ये दोनों जो लेयर है वो हम कहेंगे मसल्स लेयर पाई जाती है या पेशी स्तर होता है। उसके बाद में हम कहेंगे इसके अंदर की ओर ये पहला पेरिटोनियम, फिर दूसरा स्तर है पेशी स्तर, और उसके बाद में सर्कुलर बनता है, और फिर हम कहेंगे यहाँ पर सब म्यूकोसा और उसके बाद में म्यूकोसा। ये जो आंतरिक स्तर जो होता है जिसको हम म्यूकस लेयर कहा जाता है या म्यूकोसा कहते हैं, जो वलनों के रूप में पाए जाती हैं या छोटे छोटे इसमें वलन बन जाते हैं, फोल्डेड हो जाती है अंदर की ओर। ये जो होगी ये हो जाएगी म्यूकोसा। म्यूकोसा, और इसका ये वाला जो भाग है ये पूरा का पूरा ये भाग जो हो जाएगा ये हो जाएगा सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, यानी अधश्लेष्मिक और श्लेष्मिक भाग। अब हम कहेंगे जैसे अभी हमने पढ़ा जैसे ये, तो ये वाला जो पेरिटोनियम आवरण है वो ये सबसे भारी आवरण है, और जो म्यूकोसा है वो सबसे आंतरिक आवरण के रूप में पाया जाता है। इस भाग के अंदर हम कहेंगे कि यहाँ पर रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ, और हम कहेंगे तंत्रिका तंतु भी पाए जाते हैं। जैसे ये हो जाएगी ब्लड वेसल्स, नर्व, और इसके अलावा लिम्फ भी पाए जाते हैं या लसिका भी पाई जाती है। यानी ये जो सब म्यूकोसा लेयर होती हैं जिसके अंदर लसिका वाहिनियाँ पाई जाती हैं, तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं, और रुधिर वाहिनियाँ भी पाई जाती हैं। ये जो लसिका वाहिनियाँ होती हैं, ये लसिका वाहिनियाँ शुद्रांत्र जो होती हैं, इलियम होती हैं, इलियम भाग में सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। अब देखिए हेडिंग क्या डाली, आंत की ओतिकी, लेकिन इसमें मैंने पहले भी बताया कि आंत की ओतिकी, आमाशय की ओतिकी, ग्रहणी की ओतिकी के अंदर कुछ डिफरेंस पाया जाता है। अब क्या डिफरेंस है ध्यान दीजिएगा। आमाशय की ओतिकी जब पढ़ते हैं तो आमाशय की ओतिकी के अंदर क्या होता है, सबसे भारी जो स्तर होता है वो पेरिटोनियम कहलाता है। चपटी उपकला उत्तक का बना हुआ आवरण पाया जाता है जो पूरी आहार नाल के अंदर समान प्रकार का होता है, एक प्रकार की उपकलीय चपटी उपकलीय कोशिकाओं से निर्मित होता है। उसके बाद में दूसरा जो स्तर होता है मस्कुलर लेयर, पेशी स्तर, इसमें हम कहेंगे कि आमाशय को छोड़कर बाकी जो इसोफेगस है, ड्यूडेनम है, इलियम है, इन सभी की भित्ति के अंदर हम कहेंगे क्या पाया जाता है, बाहर की ओर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर होती हैं या अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती हैं, जबकि अंदर की ओर वर्तुल पेशियां पाई जाती हैं या हम कहेंगे सर्कुलर मसल्स लेयर पाई जाती है। लेकिन यदि हम आमाशय की बात करते हैं तो आमाशय के अंदर यहाँ पर एक और पेशीय स्तर पाया जाता है जिसमें 3 पेशीय स्तर हो जाते हैं। कौन से? बाहर की ओर लॉन्गिट्यूडिनल, मध्य सर्कुलर, और अंदर की ओर तिर्यक पेशीय स्तर पाया जाता है, तिरछी पेशियां पाई जाती हैं जिसको ऑब्लिक मसल्स लेयर कहा जाता है। क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन है वो काफ़ी समय तक स्टोरेज रहता है,
संचित होता है और 5 से 6 घंटे तक भोजन है वो आमाशय में पाया जाता है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जठर ग्रंथियाँ जठर ग्रंथियों से स्रावित जठर रस मिलते हैं। उसके बाद में ये वाला सेम है। अब इसमें हम कहेंगे ब्लड वेसल्स, नर्व और लिम्फ पाए जाते हैं। उसके बाद में जो म्यूकोसा होती है, अब म्यूकोसा है वो वलनों के रूप में पाई जाती हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर आमाशय के अंदर हम वलन पढ़ते हैं, फिर ग्रहणी के अंदर रसांकुर पढ़ेंगे और शुद्रांत्र जो होती हैं, इलियम होती हैं, वहाँ पर सूक्ष्मांकुर पढ़ेंगे। फर्क क्या होता है, ये हम कहेंगे नुकीले नहीं होते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। और ये जो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई जो रसांकुर पाए जाते हैं या सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं ये आमाशय में क्यों नहीं पाए जाते हैं, तो आमाशय के अंदर है वो वलनों के रूप में पाए जाते हैं और ये वलन जठर ग्रंथियों के रूप में होते हैं जो जठर। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आमाशय के अंदर जो रसांकुर है वो क्यों नहीं पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे कि आमाशय के अंदर है वो वलनों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं और ये वलन है वो जठर ग्रंथियों के रूप में कार्य करते हैं या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि इनकी जो भित्ति होती है जहाँ पर विशेष प्रकार की ऑक्जेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं या पैराइटल सेल्स जो होती हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्राव करती हैं। इसके अलावा इसमें चीप सेल्स भी पाई जाती हैं, मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजन कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, निष्क्रिय प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन का स्राव करती है और उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो सक्रिय पेप्सिन व रेनिन में कन्वर्ट करता है, तो वो भी इनकी भाग के अंदर पाए जाते हैं। अब हम कहेंगे कि इसमें यहाँ पर सबके अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिसको हम क्लश कोशिकाएं कहते हैं या गोबलेट सेल्स कहते हैं। क्लश कोशिकाएं या गोबलेट सेल पाई जाती है। ये जैसे 11th के अंदर हमने जंतु तक जो पढ़ा था उनके अंदर पढ़ा था कि इस प्रकार की एकल कोशिकाएं जो क्या करती है विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्राव करती हैं, तो वे क्लश कोशिका क्लश के समान होती हैं, तो उन्हें क्लश कोशिकाएं कहते हैं। इनके द्वारा हम कहेंगे म्यूकस का स्राव किया जाता है और म्यूकस है वो क्या करता है कि इस भित्ति को भोजन से दूरी बनाए रखता है और कभी कुछ ऐसे बताया भी जाता है कि ये म्यूकस है या श्लेष्मा है जो इसके स्वपाचन को रोकता है, अपने आप के पाचन को रोकता है। फिर हम अपन आते हैं तो आमाशय के अंदर होगी, फिर ग्रहणी के अंदर आते हैं तो ग्रहणी के अंदर क्या होता है, हम कहेंगे कि यहाँ पर एक इस प्रकार की गोल शाखान्वित ग्रंथियां पाई जाती है। गोल शाखान्वित ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसको ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड या ब्रूनर ग्रंथियां कहा जाता है और इनके द्वारा भी हम कहेंगे पाचक रस का स्राव किया जाता है। तो ये हम कहेंगे ब्रूनर्स ग्रंथियां हैं वो आंत के जो ग्रहणी होती हैं, ड्यूडेनम होती हैं, ड्यूडेनम भाग के अंदर ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं और आमाशय के अंदर वलनों के रूप में थे। अब हम कहेंगे यहाँ पर है ये किसके रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, ग्रहणी के अंदर ये रसांकुरों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। और फिर आगे अपन आंत के अंदर आते हैं तो आंत्र के अंदर इसमें यहाँ पर एक और सेल्स पाई जाती हैं, लेयर पाई जाती हैं जिसको हम क्या कहेंगे, लेमिना प्रोप्रिया। संयोजी उत्तक की बनी हुई एक संरचना पाई जाती है जिसको कहेंगे लेमिना प्रोप्रिया। और लेमिना प्रोप्रिया के नीचे की ओर एक और लेयर पाई जाती है, पेशीय स्तर होता है। यहाँ पर ये पेशीय स्तर पाया जाता है। पेशीय स्तर
जो होता है, इसको हम कहेंगे मस्क्यूलेरिस म्यूकोसा, ये ध्यान रखना, मस्क्यूलेरिस म्यूकोसा, यानी सबसे बाहर की ओर क्या हो जाएगी, हम कहेंगे म्यूकोसा। म्यूकोसा के नीचे की ओर एक परत पाई जाती है जिसको क्या कहेंगे, लेमिना प्रोप्रिया, और लेमिना प्रोप्रिया के नीचे की ओर परत पाई जाती है जिसको मस्क्यूलेरिस म्यूकोसा कहा जाता है। अब हम कहेंगे कि ग्रहणी के अंदर, रसांकुर के अंदर ये वलन है वो रूपांतरित हो गए थे, और शूद्रांत्र या इलियम के अंदर ये किसमें, माइक्रोविलाई के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, माइक्रोविलाई के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, सूक्ष्मांकुर के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। और ये सूक्ष्मांकुर क्या करेंगे, हम कहेंगे कि पचित भोजन के अवशोषण के रूप में काम में आते हैं। इसके अलावा कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि यदि ये सूक्ष्मांकुर है या रसांकुर है, यदि ये अनुपस्थित हो जाते हैं तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि ये जो विलाई पाए जाते हैं, माइक्रो विलाई पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, पाचन व अवशोषण सतह की क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये ध्यान रखना, विलाई, माइक्रो विलाई, ये दोनों भोजन के पाचन के लिए और हम कहेंगे पचित भोजन के अवशोषण के लिए ये सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं या अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। इसके अलावा हम कहेंगे यहाँ पर लेक्टियल लसिका वाहिनियाँ पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, लेक्टियल लसिका वाहिनियाँ पाई जाती हैं। लेक्टियल लसिका वाहिनियाँ क्या करती हैं, हम कहेंगे कि हमें पता है कि हीलियम के अंदर पचित भोजन का अवशोषण होता है। जैसे हमने आगे पढ़ेंगे पाचन की क्रिया विधि के अंदर, जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो ग्लूकोज बनता है, जब प्रोटीन का पाचन होता है तो अंतिम उत्पाद, लास्ट में बात कर रहा हूँ, पहले तो पेप्टोन्स बनते हैं, प्रोटियोजेज बनते हैं वगैरह, लेकिन अंतिम जो अवशोषण योग्य होता है वो बनता है एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्ल बनते हैं। और वसा है वो लाइपेज की उपस्थिति के अंदर अपघटित होकर हम कहेंगे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर रूपांतरित होती है। तो अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण है वो सोडियम सहअभिगमन के द्वारा रुधिर के अंदर कर लिया जाता है, जबकि हम कहेंगे वसा का अवशोषण है वो रुधिर के द्वारा नहीं होता है। वसा का अवशोषण जो हम कहेंगे वसीय अम्ल जो और ग्लिसरॉल बनते हैं, तो इनका अवशोषण है वो लेक्टियल लसिका वाहिनियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लसिका वाहिनियों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि आंत की औतिकी के अंदर मुख्य रूप से अपने 4 स्तर हो गए। मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ। पहला जो यानी 4 स्तर पाए जाते हैं। अब 4 स्तरों के अंदर पहला जो स्तर है, सबसे बाहर की ओर सीरोसा या इसको पेरिटोनियम कहा जाता है, पेरिटोनियम। फिर अंदर की ओर पेशीय स्तर होता है, और ये पेशीय स्तर आमाशय के अंदर 3 प्रकार का होता है, बाकी में 2 प्रकार का। बाहर की ओर अनुदैर्ध्य और भीतर की ओर वर्तुल प्रकार का होता है, जबकि आमाशय के अंदर यहाँ पर तिर्यक हो जाएगा या ओब्लिक मस्कुलर लेयर पाई जाती है। इसके बाद में श्लेष्मिका और चौथा है श्लेष्मिका। तो ये 4 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें प्रश्न पूछा जाता है कई बार, आंत की औतिकी को समझिए। ठीक है, और आंत की औतिकी में ग्रहणी और शुद्धांत्र और आमाशय में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जो मैंने इसके अंदर पूरा समझा दिया।
अब आहार नाल अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हमने पढ़ा था पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब पाचक ग्रंथियों के अंदर हम 3 ग्रंथियों को पढ़ेंगे। 3 ग्रंथियां दे रखी है, जठर ग्रंथियां नहीं दी है, जो उसको हमने आमाशय के साथ में पढ़ लिया। जिसमें पहली जो है वो है लार ग्रंथियां, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सैलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां। तो हम कहेंगे मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब देखिए इधर, यानी हम लार ग्रंथियों की बात करते हैं तो हम कहेंगे टोटल है वो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी यानी संख्या में कितनी हो जाएगी 6, जिसमें नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स, सेकंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स और थर्ड है सब मैक्सिलरी या इसको मैंडिबुलर भी कहा जाता है। मैक्सिलरी ग्लैंड्स जबड़े के पास में पाई जाती है, जबड़ों के पास में ग्लैंड्स। अधोजीवा, अधोअनु, सब मैक्सिलरी, अधोअनु, सब लिंगुअल, अधोजीवा और पैरोटिड यानी कर्ण पूर्व स्थित। ये वाली जो होती है, ये जो दोनों कानों के पास में एक एक जोड़ी पाई जाती है, जिसको पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स कहा जाता है। ध्यान रखना, जब पैरोटिड ग्लैंड्स के अंदर सूजन हो जाती है तब एक रोग होता है जिसको मम्स रोग कहा जाता है। यहाँ कानों के नीचे, यहाँ इस वाले पोर्शन के अंदर सूजन आ जाती है, ये सूज जाते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। उसके बाद में जीभ के नीचे की ओर पाई जाती है, ये हो जाएगी सबलिंगुअल ग्लैंड्स। और ये वाली है जबड़ों के पास में, जबड़ों सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हो जाएगी। पैरोटिड ग्लैंड्स, सब लिंगुअल ग्लैंड्स और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। अब ध्यान रखना, ये जो होती है पैरोटिड्स, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, कभी पूछ लिया जाता है। और ये लार का 25% भाग बनाती है, 25%। ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है, सब लिंगुअल सबसे छोटी लार ग्रंथि है। और इसका स्राव है वो कितना है 5% है। और ये मध्यम आकार की है, ये मध्यम है। और इसका जो स्राव है वो 75% है, 75% होती है। ये जो होती है पैरोटिड ग्लैंड्स के पास में जो नलिका होती है, स्टेंसन डक्ट कहा जाता है। और ये ध्यान रखना, हमारे जो दोनों जबड़े मिलते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़े के पास में, यहाँ पर हम कहेंगे ये स्टेंसन
डक्ट खुलती है, यानी ये लार को छोड़ती हैं, या लार स्रावित, यहाँ ये स्राव का भाग है दोनों जबड़ों के पास में। ये इसको अपन कह सकते हैं, ये जो वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल यहाँ पर गाल और जबड़ों के बीच का जो वेस्टिब्यूल है, प्रगाण है, उस भाग के अंदर ये अपने स्राव को छोड़ती हैं। सबलिंगुअल है, ये जीभ के नीचे का जो फर्श होता है उस भाग में अपने स्राव को छोड़ती हैं, जबकि सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड्स होती है मध्यम आकार की होती हैं, और ये जो कृंतक दांत है आगे वाले, इन कृंतक दांतों के नीचे की ओर यहाँ पर ये छिद्रों के रूप में खुलती है। तो हम कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड्स सबसे बड़े आकार की ग्रंथि है, 25% टोटल लार का। और एक ध्यान रखना, मैक्सिमम आपने पढ़ा होता है कि इसमें एक लारीय एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज, या इसको हम क्या कहेंगे, टाइलिन कहते हैं। इसकी मैक्सिमम मात्रा है वो इसके द्वारा स्रावित होती है, पैरोटिड ग्लैंड्स के द्वारा, जो क्या करती है, हमने आगे पढ़ेंगे पाचन की प्रक्रिया, पाचन की क्रिया विधि के अंदर, कि जब भोजन है वो मुख गुहा के अंदर आता है और हम भोजन को चबाते हैं, जब लार इसमें मिलती हैं, लार क्या करती है, भोजन को लसलसा बनाती है, चिकना बनाती है, और हम कहेंगे वहाँ पर जो स्टार्च होता है, स्टार्च का पाचन एमाइलेज के द्वारा किया जाता है, या एमाइलेज जो होते हैं वो पाचन करता है स्टार्च, और स्टार्च टूटता है किसमें, हम कहेंगे माल्टोज के अंदर टूटता है, और माल्टोज तथा साथ में डेक्स्ट्रिन के अंदर टूटता है। उसके बाद में ये जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होती हैं, इसको कहते हैं वाटनस डक्ट कहते हैं, वाटनस डक्ट कहा जाता है, और ये इसके द्वारा अपने स्राव को यहाँ पर कृंतक दांतों के पास में छोड़ने का कार्य करती है। और अधोजीवा जो होती हैं, ये भाग जो है, ये टंग है, टंग जीभ इसके नीचे की ओर पाई जाती है, और ये जीभ के मतलब मुख गुहा के अदर फर्स्ट भाग पर अपने स्राव को छोड़ती है, जो रिविनस डक्ट के द्वारा छोड़ती है। किसके द्वारा, रिविनस डक्ट के द्वारा छोड़ती हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, और फिर पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब अपन कहेंगे कि इनके द्वारा जो स्रावित लार होता है उसकी क्या मात्रा कितनी होती है। स्रावित कितना है, 2 मिनट का ही है, ठीक है। स्रावित लार, यानी हम जो लार है उस लार की बात करते हैं, तो इसमें हम कहेंगे प्रतिदिन जो लार की मात्रा होती है, प्रतिदिन लार की जो मात्रा होती है वो 1500 ml के समथिंग होती है, 1500 ml पर डे। यानी ये जो तीनों पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स के द्वारा जो हमने पढ़ा है, तो इनके द्वारा प्रतिदिन 1500 ml लार स्रावित किया जाता है। इसके पीएच की बात करते हैं तो इसका पीएच 6.8 होता है, यानी हल्का अम्लीय, ठीक है। उसके बाद में हम इसके में संगठन की बात करते हैं, तो संगठन में 99.5% वाटर पाया जाता है, जल की मात्रा पाई जाती है।
यानी 0.5% ही अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, बाकी सारे के सारे लार होती हैं। अन्य के अंदर हम कहेंगे इसमें क्या होता है, एक लार्ये एमाइलेज, या इसको हम क्या कहेंगे, टाइलिन एंजाइम। एंजाइम विशेष तौर पर किसके द्वारा स्रावित होता है, पैरोटिड ग्लैंड से स्रावित होता है। और जब हम कहेंगे मम्स रोग हो जाता है तब हम कहेंगे इसकी मात्रा, टाइलिन की मात्रा बहुत ही कम स्रावित होती है। इसके अलावा एक और एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम स्रावित होता है। लाइसोजाइम क्या करता है, भोजन के साथ में आए विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है या सूक्ष्म जीवाणुओं को मारता है। और एक आमाशय के अंदर जो क्षुद्रांत्र पाई जाती हैं, इलियम पाई जाती हैं, इलियम के अंदर वहाँ पर जो रसांकुर पाए जाते हैं, रसांकुरों के बीच में छोटी छोटी गर्तिकाएँ पाई जाती हैं जिसको लिबरकून की गर्तिकाएँ कहते हैं, क्रिप्स ऑफ लिबरकून। उसके अंदर की ओर छोटी छोटी ग्रंथि, लसिका ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं, जिसको अपन पेनेट समूह का पेयर्स समूह कहा जाता है। और हम कहेंगे वहाँ पर पेनेत कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। पेनेत कोशिकाएं भी लाइसोजाइम का स्राव करती हैं, और लाइसोजाइम है वो क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। इसके अलावा इसमें आयन भी पाए जाते हैं। आयनों के अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा अल्प मात्रा में यूरिया और यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें एक और पदार्थ पाया जाता है थायोसाइनेट। थायोसाइनेट पाया जाता है। तो ये भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो लार स्रावित होता है, लार में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं या किन की क्या मात्रा होती है। प्रतिदिन लार की मात्रा 1500 ml, इसका pH 6.8, संगठन 99.5% वाटर। फिर इसके अलावा 0.5% के अंदर लार्ये एमाइलेज, टाइलिन, लाइसोजाइम, आयन भी पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयन, थायोसाइनेट, और अल्प मात्रा के अंदर यूरिया और यूरिक एसिड भी इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जो पाचक ग्रंथियां हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर हम 3 पढ़ेंगे, जिसमें आज हमारी हो गई लार ग्रंथियां। अगले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि यकृत, लीवर, और उसके बाद में अग्नाशय, पैनक्रियाज। लीवर भी बहुत ही महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि होती है। धन्यवाद।